नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं। आने वाली 12 फरवरी को बांग्लादेश की जनता एक नई सरकार चुनने वाली है और इन चुनावों का क्या असर होगा दक्षिण एशिया के ऊपर और खास करके बांग्लादेश और भारत के संबंधों पर, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय भारद्वाज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साउथ एशियन स्टडीज डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, बांग्लादेश में गहरी रुचि रखते हैं और बांग्लादेश में उनका प्रवास भी रहा है। डॉक्टर भारद्वाज, आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस किस दिशा में बढ़ेंगे और अव्वल तो बांग्लादेश के चुनाव में आप क्या देखते हैं, कौन सी पार्टी विजयी होगी? धन्यवाद कर्नल राठौड़। पहली बात, आपने मुझसे बात करने का मुझे अवसर दिया और निश्चित रूप से देखिए, बांग्लादेश में जो आम चुनाव जिनकी बात कर रहे हैं वो आम चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होंगे और उसमें जो मूल विषय है, जो आपने शब्द यूज़ किया कि ये नेशनल इलेक्शन है या आम चुनाव है, मुझे थोड़ा इसमें संदेह पैदा होता है, क्योंकि जब तक सभी राजनीतिक दल, जब तक सभी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो मुझे वो उसको आम चुनाव कहना अतिशयोक्ति होगी, वो ठीक नहीं है। देखिए, जो वहाँ पे मुख्य रूप से दो राजनीतिक दलों में सत्ता का रोटेशन रहा है, एक रही है अवामी लीग और एक रही है बीएनपी। आप 1971 से ही आप ले लीजिए, आज तक यही हालात रहे हैं। और जो छोटे राजनीतिक दल थे जिसमें जमात इस्लाम थी या इस्लामिक ओक्योजोत था या जातीय समाजतांत्रिक पार्टी थी या लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये सब सहयोगी दल छोटे दल के रूप में रहे हैं। अब जो चुनाव हो रहे हैं 12 फरवरी को, वो 13वें संसदीय चुनाव जिसको कहा गया है, उसमें देखिए एक जो राजनीतिक दल है जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना एक तरीके से राजनीतिक दल है, जो 1949 में जिसका निर्माण हुआ था, अवामी लीग, उसको इसमें पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल कर दिया गया है। तो आप ये बताइए कि जो राजनीतिक दल, जी हाँ, जो राजनीतिक दल जिसको 2008 के चुनाव में 49% वोट मिले थे, जो राजनीतिक दल 96 में उसको लगभग 37% वोट मिले थे, 2001 में उसको 32% वोट मिले थे, वो राजनीतिक दल जिसका बांग्लादेश की राजनीति और बांग्लादेश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको अगर चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा तो ये चुनाव पार्टिसिपेटरी चुनाव नहीं है, ये मीनिंगफुल चुनाव नहीं होंगे। क्योंकि जो एक बड़ा समाज है, एक बड़ा विचार है, उसको भी अपने थॉट को एक्सप्रेस करने का अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए था। बहरहाल स्थिति ऐसी हुई कि जो सत्ता में राजनीतिक दल थे, जो एक तरीके से अलायंस पार्टनर रहे हैं हिस्टोरिकली, कि 2001 का चुनाव लड़ा वो जमात इस्लाम और बीएनपी ने साथ में लड़ा, 2008 का चुनाव जमात इस्लाम और बीएनपी ने साथ में लड़ा, और वही जो दोनों राजनीतिक दल है अभी आमने सामने। एक जो नई राजनीतिक पार्टी आई है एनसीपी, जो स्टूडेंट मूवमेंट से उभरी है, नेशनल सिटीजन पार्टी, उसका कोई बहुत ज़्यादा पैन बांग्लादेश और कोई बहुत, वो भी जमात इस्लामी के साथ जुड़ गई, हाँ, अभी अलायंस कर लिए। तो बेसिकली ये जो कंटेस्टेशन हो रहा है वो एक विचार के लोगों का हो रहा है, जिसमें बीएनपी जो है वो सॉफ्ट इस्लाम को आगे बढ़ाती है और जमात इस्लाम में वो रेडिकल और हार्ड इस्लाम को आगे बढ़ाती है। सही कहते हैं कि अगस्त 2024 के बाद ये पूरी कोशिश की गई थी कि अवामी लीग को किस तरीके से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से हटाया जाए, और उन्होंने करके दिखा दिया, अवामी लीग को बैन कर दिया। तो आज अवामी लीग नहीं है, तो एक तरीके से ये वाकई पार्टिसिपेटरी इलेक्शंस नहीं है। लेकिन जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें आज हम देखते हैं कि जमाते इस्लामी एक तरफ है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी दूसरी तरफ है, और इनके साथ कई सहयोगी दल भी हैं।
दोनों ने अभी अपने मैनिफेस्टो भी जारी किए हैं। तो आप यहाँ से इलेक्शंस को किस तरफ जाता हुआ देखते हैं? देखिए, दोनों अभी ये सब पॉलिटिकल रिटोरिक्स के हिसाब से अपना इलेक्टोरल मैनिफेस्टो लेके आए हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। अब इसमें इंडिया के साथ डायरेक्टली एक मुद्दा नहीं है, क्योंकि अभी जो कंटेस्टेशन है, जो कंपटीशन है, वो तो उन ताकतों के बीच में जो 1947 की ताकती थी, जो इस्लामिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो 1971 की जो मजबूत एक विचार था उसको तो शामिल ही नहीं किया गया। तो इंडिया बहुत बड़ा फैक्टर नहीं, क्योंकि इंडिया ने 1971 में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बांग्लादेश की आज़ादी में। जी हाँ। और बांग्लादेश के जिस तरीके से जेनोसाइड हो रहा था, जो पाकिस्तान की आर्मी और कोलैबोरेटर्स, जिसमें अल बदर, रजाकार, अल शाम, इस्लामिक छात्र शिविर, जमात इस्लाम, जो पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हुए थे, वो और राजनीतिक दल बेसिकली अब चुनाव लड़ रहे हैं। और बीएनपी जो है वो भी एक मिलिट्री रिजीम के माध्यम से बनाई गई है। तो बहुत कुछ हद तक डेमोक्रेटिक और ताकतों के बीच में कंटेस्टेशन नहीं है। बेसिकली ये इस्लामिक जो फैब्रिक और इस्लामिक ताकतें हैं उनके बीच में ये एक कंटेस्टेशन है, कंपटीशन है। अब इसमें ये है कि वहाँ की जनता के पास अगर अल्टरनेटिव नहीं है तो वो या तो बीएनपी को वोट करेगी या वो वोट करने ही नहीं जाएगी, और अगर कुछ मजबूरी हुई, कुछ दबाव हुआ, तो जमात इस्लाम को वोट करेगी। लेकिन ये भी एक बड़ा विषय आता है कि जिसमें खासकर बीएनपी इस बात को बार बार उठा रही है कि भाई चुनाव हो, और चुनाव भी फ्री और फेयर इलेक्शन हो। क्योंकि अभी जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, वो पूरी तरीके से जमात ने हाईजैक कर रखी है। जमात के विचार के लोग, पाकिस्तान के विचार के लोग उसमें सरकार में बैठे हुए हैं। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पर जो सत्ता है वो बीएनपी के पास जाए, क्योंकि इलेक्शन होगा और फ्री फेयर इलेक्शन होगा, इनके बीच में भी तो बीएनपी निश्चित रूप से सत्ता में। क्योंकि जो जमात इस्लाम है, जमात इस्लाम का कोई मास बेस नहीं रहा है, जमात इस्लाम का कोई पैन बांग्लादेश प्रेजेंस नहीं रहा है। उनको सबसे ज़्यादा जो वोट मिले थे, 12% वोट 1991 के चुनाव में मिले थे। 1996 में उनको 8% वोट मिले। 2001 में 4% वोट मिले, 2008 में 4% वोट मिले। तो आप ये देखिए कि वो राजनीतिक दल अभी सत्ता में बैठा हुआ है, वो राजनीतिक दल के विचार के लोग सत्ता में बैठे हैं। तो निश्चित रूप से पूरा अंदेशा है कि जो भी चुनाव होगा ये एक मैनिपुलेटेड चुनाव होगा, रिग्ड चुनाव होगा। इसमें बीएनपी का यही कंसर्न है कि इसमें सत्ता गलत तरीके से, एक जो सत्ता में, जिनके हाथ में सत्ता है, वो अपने पास रखने का पूरा प्रयास होगा। अभी हाल में जब तारिक रहमान जो वापस आए इंग्लैंड से, तो कहा जा रहा था कि डार्क प्रिंस हैज़ रिटर्न, और इनके बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे थे कि इनके आने से बीएनपी के इलेक्शन प्रॉस्पेक्ट्स बड़े ब्राइटन हो जाएंगे। ये लीड लेते हुए दिख रहे थे। उनकी मदर की डेथ भी हो गई, कहा जा रहा था उसकी भी सिंपैथी वोट उनको मिलेंगे, लेकिन एकाएक वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सभी के सभी जमात इस्लामी की सक्सेस पे दांव लगा रहे हैं। देखिए, ये बात आप हमको माननी पड़ेगी कि बांग्लादेश में बीएनपी का भी एक अपना एक बहुत अच्छा वजूद रहा है, एक पॉपुलर पार्टी रही है। खालिदा जिया तो महिलाओं में बहुत पॉपुलर थी, और लेकिन इनकी जो कुछ रीतियां और कुछ नीतियां थी 2001 से 2006 के बीच में, जब ये जमात इस्लाम के साथ अलाइंस था, तो उस नीतियों को जनता ने रिजेक्ट किया, क्योंकि उस वक्त इस्लामाइजेशन बढ़ रहा था, रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा था। उस वक्त बहुत सारा कुछ हद तक एविडेंसेज आ रहे थे कि आर्म्स ट्रैफिकिंग हो रहा है, और बांग्लादेश को एक तरीके से रेडिकलाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है। तो बांग्लादेश की जनता, जो कि मोटे तौर पर सेकुलर है, इंक्लूसिव है, बंगाली राष्ट्रवाद में विश्वास करती है, और उसी के आधार पर 1971 की उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर जनता का यही विचार है, वहाँ सेकुलर लोग हैं, लेकिन उसको रेडिकलाइजेशन करने का प्रयास हुआ तो जनता ने उनको 2008 में बुरी तरह से रिजेक्ट किया, और उसके बाद से वो पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली डोरमेट हो गई और अंडर डोरमेट चली गई। उसका सबसे बड़ा ये हुआ कि क्योंकि तारिक रहमान के ऊपर बहुत सारे केसेस थे,
और उन केसेस की वजह से वो कन्विक्टेड थे, तो उनको सेल्फ एग्जाइल एक तरीके से आप ये कहिए कि वो लंदन में जाके रह रहे थे और उन पे कई तरीके के केसेस चल रहे थे। अब चूंकि जो अभी रूलिंग एलिट्स हैं उनको अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए किसी राजनीतिक दल की ज़रूरत थी वहाँ पर, और वो राजनीतिक दल बीएनपी हो सकता था। और बीएनपी का लीडर जो खालिदा जिया के बाद तो तारिक रहमान है जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, वो उनको लंदन से लाया गया, उन पे सारे जो केसेस थे उनको रिवोक किया गया, उनको ग्रीन कार्ड दिया गया। अब चूंकि अपने इलेक्शन प्रोसेस को, इलेक्शन को लेजिटिमेसी देनी थी, तो उनको चुनाव में भागीदारी दिया, और जिस तरीके से हीरोइक वेलकम हुआ तो लग रहा था कि अभी ये डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उनकी जो पॉपुलैरिटी को देखते हुए दोबारा से जमात और जो उनका काडर है वो अलर्ट हो गया, और इसीलिए उनको कहीं ना कहीं से मुझे संदेह है कि एक तो उनको बहुत सिक्योरिटी का बहुत थ्रेट था, दूसरा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई ऐसा किसी तरीके से मैन्युफैक्चर्ड हो कि तारिक को दोबारा से कोई किसी केस में कन्विक्ट करके और चुनाव में प्रॉब्लम हो जाए। तो उनको बिल्कुल लो प्रोफाइल रहने की बात कही, और लो प्रोफाइल में वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ताकि जमात इस्लाम और एनसीपी के सत्ता में काबिज होने के प्रोस्पेक्ट्स ज़्यादा बढ़ सके। तो ये एक फैक्टर है। लेकिन एक और मैं पक्ष कहता हूँ कि क्या बांग्लादेश की जनता तारिक रहमान का 2001 से 2006 के बीच में जिस तरीके का व्यवहार रहा था, क्या उसको माफ़ कर देगी और उनको इलेक्ट कर देगी? और जिस तरीके से तारिक रहमान इलेक्शन मैनिफेस्टो लेके आए हैं, तो इलेक्शन मैनिफेस्टो तो बड़ा अच्छा लगता है, वो चाहे भारत के साथ संबंधों की बात हो या बांग्लादेश के इंटरेस्ट की बात हो, बॉर्डर इश्यूज़ की बात हो, वाटर की बात हो, सारे मुद्दे अच्छे लग रहे हैं। अगर वाकई तारिक रहमान इन मुद्दों पर, इन विचारों पर और इस आइडियोलॉजी पर काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी होगी। और जमात जिसका चेहरा पाकिस्तान से मिलता है, जिसका काम करने का तरीका पाकिस्तान से मिलता है, और जो बांग्लादेश को इस्लामाइजेशन की तरफ धकेलने का प्रयास कर रहा है, मुझे लगता है कि बांग्लादेश की जनता उससे बची रहेगी। एक चीज़ जो इलेक्टोरल प्रोसेस में बहुत उभर के आ रही है, इलेक्शन के साथ साथ वहाँ रेफरेंडम भी कराया जा रहा है। रेफरेंडम है जुलाई रेवोल्यूशन का। तो एक ही पोलिंग बूथ में पहले रेफरेंडम के वोट डालेंगे, यस और नो, और उसके बाद वो जाकर के अपने उम्मीदवार के लिए वोट डालेंगे। तो क्या आप समझते हैं उचित है अगर रेफरेंडम भी साथ में कराया जाए? कहीं ना कहीं ये रेफरेंडम का नाम लेने से जमाते इस्लामी को फ़ायदा नहीं होने वाला है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहली बात कि जो आम चुनाव जिनको हम कह रहे हैं 12 फरवरी को, वो आम चुनाव के साथ रेफरेंडम कराना, यानी कि जो वोटिंग टर्नओवर है, जी हाँ, उसको बढ़ाने की बात है। क्योंकि आप रेफरेंडम में सिर्फ यस और नो कहेंगे, आप जुलाई चार्टर को एक्सेप्ट करते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात है। तो एक तरीके से एक जो इलेक्टोरल प्रोसीजर है उसको ज़्यादा लेजिटिमेसी देने के लिए दोनों को साथ में क्लब किया गया। लेकिन इसमें विडम्बना क्या है? दो बड़ी विडम्बना है। पहली बात कि जो पार्टी चुनाव जीतेगी या जो रिजल्ट्स आएंगे वो 180 दिन से 270 दिन तक तो उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाएगा। और जो असेंबली चुन के आएगी, जो नेशनल असेंबली, उनके लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल के रूप में काम करेंगे। और वो जो जुलाई चार्टर में जो 6 बिंदु हैं, जिसमें केयरटेकर गवर्नमेंट की बात है, जुडिशल रिफॉर्म्स की बात है, एग्जीक्यूटिव्स के रिफॉर्म्स की बात है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की बात है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर को लाने की बात है, उन सब पर विचार करके और उन सब को इम्प्लीमेंट करने की बात होगी। तो ये जो एक गैप है लगभग 180 से 270 दिन का, वो गैप मुझे नहीं लगता कि ये जो रूलिंग एलिट है अभी जो बैठा हुआ है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, केयरटेकर गवर्नमेंट है, वो बीएनपी और तारिक रहमान को सत्ता स्थानांतरण करने के मूड में है। और मुझे ये ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं बांग्लादेश में कि वहाँ पर अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया और बीएनपी चूंकि एक पॉपुलर वोट के साथ आई, तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो जाएगी, और उस पर सबसे ज़्यादा जो विक्टिम वाइज होंगे वो वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी होगी, और वहाँ का जो लिबरल डेमोक्रेटिक जो मुस्लिम्स हैं
उनको विक्टिमाइज किया जाएगा और देश छोड़ने के लिए उनको भी मजबूर किया जाएगा। यहाँ पर एक सिचुएशन आती है कि शेख हसीना के जो बेटे हैं अमेरिका में रहते हैं, वो समय समय पर वीडियो जारी करके अपनी बात रखते हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये पूरा इलेक्शन पहले से रिग हो चुका है, एक एक पोल बूथ तक बैलेट पेपर्स पे निशान लगाए जा चुके हैं और ये एक तरीके से पूरी की पूरी इलेक्शन प्रोसेस जो है जमाते इस्लामी को सपोर्ट करते हुए दिख रही है। तो यहाँ पर आपको लगता है कि अवामी लीग ने अपना पत्ते सही नहीं खेले? इलेक्शन बाइकाट करने की जगह अगर वो कहते हैं कि बीएनपी को सपोर्ट करें तो उनका कम से कम इलेक्टोरल बेस तो बचा रहता है। देखिए, पहली बात तो कि उनका दर्द को मैं समझता हूं कि अवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा। वो चुनाव लड़ना चाहती हैं लेकिन उनको नहीं लड़ने दिया जा रहा है। तो बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, वो अपने से नहीं कर रहे हैं, उनको फोर्सफुली बाहर रखा जा रहा है उसके माध्यम से। तो ये बात निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो अगर उनको नहीं चुनाव लड़ने दिया जा रहा तो इसका बांग्लादेश की जनता का जो एक वाइडर सेंटिमेंट्स है उसके साथ एक आघात है। दूसरी बात कि कोई भी इस तरीके का विचार लाता है, जैसे कि वहाँ के एक जो पॉपुलर न्यूज़पेपर है डेली स्टार है और प्रथम आलो है। प्रथम आलो के दफ्तर पर अटैक हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने एक सर्वे कराया कि कितना प्रतिशत बांग्लादेश में लोग ये चाहते हैं कि अवामी लीग चुनाव में पार्टिसिपेट करो, तो उसमें 70% आया। तो यानी कि इस तरीके के अगर कोई ओपिनियन पोल भी कर रहा है तो उसमें भी जो रेडिकल्स हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे, टारगेट कर रहे हैं। तो ये बात मान के चलिए कि आज अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं और सभी राजनीतिक दलों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है तो आप मान के चलिए कि रिजल्ट्स कुछ दूसरे होंगे। क्योंकि जनता जिस उम्मीद के साथ में रोड पे आई थी और शेख हसीना को पद से हटाया था, वो उम्मीद पर 18 महीने में पानी फिर गया है और उनको समझ में आ गया कि एक ये सिंडिकेट था, एक ये नेक्सस था, जो 1971 की ताकतों के बीच में नेक्सस था। वही थी जमात इस्लाम, वही पाकिस्तान था, वही अमेरिका था जो 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के खिलाफ खड़ा हुआ था। वही ताकतें शेख हसीना के खिलाफ जुलाई 2024 में खड़ी हुई और उनको सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो और वही ताकतें, तो बांग्लादेश की जनता इनके मंसूबों को जान चुकी है और इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि पूरे इलेक्शन को हाईजैक करके उसको अपने हिसाब से आगे बढ़ाया जाए। और जो तारिक रहमान है, जो बीएनपी है, निश्चित रूप से जियाउर रहमान का वहाँ के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जियाउर रहमान ने जो राजनीतिक दल बीएनपी बनाया था उसने भी 2 बार आम चुनाव जीते हैं, 1991 में और 2001 में। तो उसकी अपनी एक पॉपुलैरिटी है। उस भी राजनीतिक दल को भी एक तरीके से मार्जिनलाइज करने का, सप्रेस करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है, जो कि बांग्लादेश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। चलिए, अगर मान लेते हैं, बात करते हैं पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो की। पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो आप क्या देखते हैं, और खास करके भारत के लिहाज से? देखिए, आपने एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट कही कि जो ताकतें बांग्लादेश में या ईस्ट पाकिस्तान में 1971 में सक्रिय थी, पाकिस्तान, अमेरिका और जमाते इस्लामी, वही चारों ताकतें फिर से उभर कर आ गई हैं। इस बार एक प्लेयर और बढ़ गया है, बांग्लादेश राष्ट्र बन गया है। पाकिस्तान, अमेरिका, जमाते इस्लामी, बांग्लादेश फिर से उभर के सामने आए हैं। तो इसका क्या असर पड़ने वाला है भारत और बांग्लादेश के संबंधों में और बाकी चीज़ों में? देखिए, मैं आपको एक जो चौथा आपने बताया बांग्लादेश अभी भी मोटे तौर पे भारत विरोधी नहीं है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि एक बड़ा जो तबका है, आप ये देखिए 2008 से 2024 तक जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में एक सुधार आया, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनी और भारत ने लार्जेस्ट लाइन ऑफ क्रेडिट दिया किसी कंट्री को तो बांग्लादेश को दिया। और जिस तरीके के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी कॉपरेशंस हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़े। जो हमारे कंसर्न्स थे, चाहे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट्स का, उल्फा का
अनूप चेतिया का जो बेसिस थे वो सब बेसिस को ख़त्म कराने में या बॉर्डर को सिक्योर करने में जिस तरीके की भूमिका बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश की जनता ने पिछले 15-17 साल में की, तो निश्चित रूप से बांग्लादेश का आदमी 71 में पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा था, वो इंडिपेंडेंट राष्ट्र की बात करता था। लेकिन आज वो तीन ताकतें उसको फिर से हाईजैक कर ली, वो पाकिस्तान है, जमात इस्लाम है और अमेरिका है। तो आप ये बात मान के चलिए कि अगर ये लोग सत्ता में काबिज हो जाते हैं तो आज वो मैनिफेस्टो में कुछ भी कहते हो, भारत के साथ ये संबंध अच्छा नहीं रखना चाहेंगे। वो पूरा इस्लामिक और पाकिस्तान के तर्ज पे राजनीति करेंगे, एंटी इंडियनिज्म को अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे और वो पूरे दक्षिणी एशिया के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। वो बांग्लादेश के लिए तो अच्छी खबर है ही नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की जो बेसिक अस्मिता है, जो बांग्लादेश की बेसिक जो पहचान है, वो बंगाली राष्ट्रवाद है, वो इंक्लूसिव है, वो सेकुलर है। उसको, उस फैब्रिक को तोड़ने में, उसको खराब करने में पूरी ताकतें लगाई। कई बार, आज ही नहीं, 1975 में जब मुजीबुर रहमान की हत्या की तब भी ये किया, बीच बीच में जब अटैक होते थे तब भी ये किया। तो ये बात मान के चलिए कि बांग्लादेश का वही पैटर्न होगा भारत के साथ संबंध बनाने का जो पाकिस्तान कर रहा है। हाँ, अगर बीएनपी को किसी तरीके से अवसर मिल जाता है तो एक तरीके से वो हालात नहीं होंगे, लेकिन बीएनपी निश्चित रूप से पाकिस्तान को भी खुश रखेगी, चीन को भी खुश रखेगी, भारत के साथ भी वर्किंग संबंध रहेंगे, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक तरीके से कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसीज है, काम चल नहीं सकता। तो बहुत ज़्यादा अगर वो एंटी इंडियन पोस्चर में काम करेंगे तो बांग्लादेश की इकोनॉमी भी स्थायित्व की तरफ नहीं बढ़ेगी। जो ग्रोथ बांग्लादेश ने पिछले 2 दशक में की है वो ग्रोथ भी रुक जाएगी। जो बांग्लादेश ग्रेजुएट हो रहा था डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ, वो भी रुक जाएगा। तो ये पूरी उम्मीद है। लेकिन मैं, सबसे बड़ा मुझे जो चिंता है, जो 12 फरवरी के चुनाव के बाद में मुझे लगता है कि हालात बांग्लादेश में चिंताजनक होंगे, खराब होंगे और वो बांग्लादेश की सेहत और जो बांग्लादेश की पहचान है उसके लिए बहुत आत्मघाती होंगे। जनता को, बांग्लादेश के लोगों को इस बात को गहराई से लेना चाहिए और वहाँ पर राजनीतिक स्थायित्व और ऐसी सरकार को लाना चाहिए जो बांग्लादेश की पहचान, जो बांग्लादेश की जो अपनी सेकुलर, जो बंगाली संस्कृति को प्रोटेक्ट कर सके और बांग्लादेश की जो विकास की धारा है उसको आगे बढ़ा सकें और रेडिकल ताकतों के झांसे में नहीं आना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो बांग्लादेश की एक कयास ये लगाया जा रहा है कि अगर जमाते इस्लामी सत्ता में आई तो शरिया लॉ बांग्लादेश में लागू होने वाला है, जिसके बहुत ज़्यादा संभावना नज़र आ रही है। जो जमात इस्लामी के अमीर हैं उनके कहने के जो उनकी डिमांड्स हैं, उन्होंने अभी एक वर्किंग वीमेन, कामकाजी और महिलाओं के ऊपर बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी। इसके अलावा भी उन्होंने कई चीज़ें ऐसी कही हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि संगीत नहीं होना चाहिए, आर्ट्स के खिलाफ उन्होंने बात की है और उन्होंने रिलीजियस टीचिंग और प्रीचिंग की बात की है। तो ये कहा जा रहा है कि शरिया लॉ बांग्लादेश में लगेगा। देखिए, मैं आपको बात कह रहा हूँ कि ये अभी इलेक्शन मैनिफेस्टो में कितना क्या लिखा है ये एक अलग मुद्दा है, अभी चुनाव होने हैं। लेकिन आप पुराना इलेक्टोरल मैनिफेस्टो जमात इस्लाम का देखते हो तो निश्चित रूप से वो कुरानिक लॉ और शरिया लॉ की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक के खिलाफ हैं, इक्वल राइट्स ऑफ वीमेन के खिलाफ हैं और महिलाओं को वो आज़ादी वो देना नहीं चाहते हैं। तो ये बांग्लादेश की जनता हमेशा इसीलिए जमात इस्लाम को रिजेक्ट करती आई है, खासकर जो महिलाएँ हैं, क्योंकि महिला वहाँ की इकोनॉमी की बैकबोन है। वहाँ के कल्चरल को प्रोटेक्ट करने में वहाँ की महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 2 महिलाएं बीएनपी की खालिदा जिया और अवामी लीग की शेख हसीना, दोनों ने इरशाद के खिलाफ खड़ी हुई थी, उसको जामदानी रिवोल्यूशन कहा गया था। तो बांग्लादेश की महिलाएं अभी भी वहाँ की जो सेकुलर जो फैब्रिक है, जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, उसको संस्कृति को अभी भी बनाए हुए है। तो जमात इस्लाम निश्चित रूप से आती है तो सबसे पहले आघात होगा तो वो वहाँ की महिलाओं पे होगा। महिलाओं का जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है समाज के लिए, संस्कृति के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए, वो उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा, वो हैम्पर हो जाएगा, वो विकलांग बना दिया जाएगा उसको। चलिए बात करते हैं, अगर अमेरिका और चीन, पाकिस्तान
तीन ऐसे फॉरेन पावर्स हैं जो अभी बांग्लादेश में कंसंट्रेट कर रहे हैं। चीन ने अपने पत्ते नहीं खोले, अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन के बाद अपने पत्ते नहीं खोले। इन दोनों की क्या भूमिका रहेगी इलेक्शन के बाद? देखिए, अमेरिका के मंसूबे साफ साफ हैं। अमेरिका पिछले कई वर्षों से जमात इस्लाम के साथ काम कर रहा है। उसका जो बेसिक प्रमाइज है वो 1971 की मेमोरी को अभी भी नहीं भूल पाया है, और वो एंटी अवामी लीग उसका एक अपना पोस्चरिंग रहता है बांग्लादेश में। उनको बे ऑफ बंगाल में अपनी स्ट्रेटजिक सुपरमेसी चाहिए, उनको बांग्लादेश में ऐसी सरकार चाहिए जो उनकी कठपुतली हो। तो ये बात पक्का है कि अब आज भी अमेरिका का मानस है कि जमात इस्लाम और रेडिकल ताकतें जो या तो सीधे या पाकिस्तान के माध्यम से वहाँ पे ऑपरेट हो, वो उनकी बात करते हैं। जहाँ तक चीन की बात है, देखिए चीन साफ साफ है, उसको डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। उसको अपना एक प्रेजेंस, जो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बे ऑफ बंगाल में भी चाहिए, उसको बांग्लादेश में भी चाहिए, चाहे वो, और वो कोशिश भी करता रहा है म्यांमार में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कि उनके जो अपने आर्थिक मंसूबे हैं, जो स्ट्रेटेजिक मंसूबे हैं, जो सरकार फुलफिल करेगी वो उसके साथ काम करेगी। तो ये ये चीन का सीधा सीधा माइंडसेट है। खालिदा जिया के साथ भी बहुत अच्छे थे, और हसीना के साथ भी उन्होंने अपना बैलेंसिंग संबंध रखा। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन राजनीतिक दल आते हैं, उनका अपना एक टैक्टिक है, वो उस टैक्टिक से उस गवर्नमेंट को कन्विंस करके उसके साथ काम करने का प्रयास करती है। भारद्वाज, यहाँ पर एक चीज है, अपना हित साधना इंटरनेशनल रिलेशंस में ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि चीन और अमेरिका दोनों भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। चीन चाहता है कि लाल मुनीर हाट की एयरफील्ड मिल जाए। चीन ने बांग्लादेश को कहा है कि हम तुम्हारी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करेंगे। चीन ने अपनी ड्रोन की फैक्ट्री चट्टोग्राम में लगाने की बात कही है, और चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ भी मिला हुआ है। यहाँ पाकिस्तान को दो दो प्लेयर्स मिले हुए हैं एंटी इंडिया कैंपेन के लिए, अमेरिका और चीन इन बांग्लादेश दोनों तरफ से। वो अभी कहेंगे तो पाकिस्तान को दो तरीके से फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर भारत विरोधी दुष्प्रचार के लिए बहुत लंबा और बड़ा ग्राउंड मिल रहा है। अगर ये मान लीजिए सारी चीज़ें होती हैं, खास करके डिफेंस कोऑपरेशन, बात यहाँ आ रही है, तुर्की भी आया है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान का डिफेंस कोऑपरेशन की भी बात हो रही है, जैसे पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ किया है। तो तब सिचुएशन क्या बनेगी? देखिए, ये बात मान के चलिए कि चीन का बांग्लादेश के साथ डिफेंस रिलेशंस बहुत पुराना है। 1985 में जब इरशाद गवर्नमेंट थी तो उन्होंने स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री उन्होंने खोली बांग्लादेश में, जयदेवपुर में। और उसके बाद 2002 में जब खालिदा जिया सत्ता में थी तो उन्होंने डिफेंस अम्ब्रेला एग्रीमेंट किया। आर्म्स की सप्लाई, मेंटेनेंस, वो सारा बांग्लादेश के साथ में चीन का डिफेंस रिलेशंस रहा है। और जो वो अपना, चीन भी अपना स्ट्रेटजिक प्रेजेंस चाहता था, चाहे BCIM के थ्रू हो या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स की बात है, या वहाँ पे वो डीप सी पोर्ट सोनादिया की डिमांड थी। कई तरीके से वो कोशिश कर रहा है कि, और ये निश्चित रूप से जब वहाँ पे भारत भी अपना कॉन्शियसली इन डेवलपमेंट्स को वॉच करता है, और निश्चित रूप से कोई ठीक नहीं है जो दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए तो भारत अपना भी पॉइंट्स रखता है। तो एक तरीके से वो लगता है कि कहीं एंटी इंडिया पोस्चर आ रहा है। जहाँ तक अमेरिका की बात है, अमेरिका एंटी इंडिया प्रमाइज पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। उसको अपना स्ट्रेटजिक डेप्थ बनाना है, उसको चाइना को दक्षिण एशिया में काउंटर करना है। तो उसमें अगर इंडिया के इंटरेस्ट भी दाव पे लग रहे हो तो लग जाए, लेकिन अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए रेडिकल्स के साथ भी खड़ा हो जाएगा, वो जमात के साथ भी काम कर लेगा। और कल अगर अफगानिस्तान में उनको तालिबान के साथ उनका अपना स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट सर्व होता है तो तालिबान से भी टाई कर लेगा। तो अमेरिका को कोई परहेज नहीं है इस काम के, इस चीज़ को करने के लिए। उनके अपने इंटरेस्ट सर्व होने चाहिए, और यही बात
आप देखिए कि बांग्लादेश में हुई कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी थी अवामी लीग को हटाने में और एक रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट फोर्स को प्लांट करने में, और उसका मुखिया एक सेकुलर फेस, एक तरीके से मोहम्मद यूनुस उस वक्त सेकुलर कहा जा सकता था, लेकिन जिस तरीके की गतिविधियां 18 महीने में की है, तो मुझे लगता है कि वो तो सबसे बड़ा रेडिकल है जो जिसको जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ की किलिंग हो रही है, वहाँ पर सेकुलर डेमोक्रेटिक लोगों की किलिंग हो रही है। तो ये बांग्लादेश के लिए अमेरिका वहाँ पे नेक्सस बना रहा है इन ताकतों के माध्यम से, तो ये बांग्लादेश के लिए भी ठीक नहीं है और पूरे दक्षिण एशिया के लिए भी ठीक। 2 क्विक पॉइंट्स। पोस्ट इलेक्शन मोहम्मद यूनुस का क्या डिस्पोजल होगा? क्या वो प्रेसिडेंट बनेंगे? मोहम्मद यूनुस भी मैनेज वन का काम कर रहा है। मुझे लग रहा है कुछ हद तक वो चाहता है कि ऐसा काम हो कि बीएनपी आ जाए तो मुझे राष्ट्रपति पद मिल जाए, और तारिक रहमान से मिलना भी था लंदन में जाके, और अगर जमात आती है तो निश्चित रूप से जमात के सारे काम ही कर ही रहा है, तो वो बेसिकली विन विन सिचुएशन में रहना चाहता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का फ्यूचर बहुत ख़राब है। उनको जाना पड़ेगा, उनको अपना जगह, नई जगह तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हालात बांग्लादेश में उभरेंगे वो मोहम्मद यूनुस के लिए ठीक नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने 18 महीने में अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लिया, कई लाइसेंस एक्वायर कर लिए, वो एक बिजनेस टाइकून के रूप में अपने आप को उभारने का प्रयास कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश की जनता ऐसे व्यक्ति को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी जो बांग्लादेश की बेसिक अस्मिता के खिलाफ काम करे। शेख हसीना भारत में है और बांग्लादेश के साथ भारत के रिलेशंस में पहली प्री कंडीशन रखी जाती है कि शेख हसीना को वापस किया जाए। तो पोस्ट इलेक्शंस आप क्या देखते हैं, शेख हसीना का भविष्य और अवामी लीग का भविष्य? देखिए, शेख हसीना निश्चित रूप से जो अवामी लीग का जो एक काडर है, एक जो समर्थक है बांग्लादेश में, जो 1971 के विचार में ज़्यादा विश्वास करता है, उनके लिए वो अभी भी उम्मीद है और वो हमेशा ये चाहेंगे कि बांग्लादेश में शेख हसीना वापस आए और उनका नेतृत्व करे। जहाँ तक भारत और असाइलम देने की बात है, देखिए बात मान के चलिए कि भारत का एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग रहा है शेख हसीना के साथ में, और भारत ये बात भी जानता है कि जो कंगारू कोर्ट क्रिएट किया गया था, जो आईसीटी में जिस तरीके से जो ट्रायल्स हुआ था, वो बहुत कुछ हद तक उस पर वो कोई लेजिटिमेट सरकार ने नहीं किया था, वो कोई इलेक्टेड सरकार ने नहीं किया था। तो भारत ये देख रही है कि इसकी पॉलिटिकल मेरिट क्या है, ये पॉलिटिकली विंडिक्टिव एक्शंस है और उसके आधार पर अपना डिसीजन करेगी। और भारत कभी भी निश्चित रूप से एक बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी रहेगी। शेख हसीना एक ट्रस्टेड एक लीडर रही है भारत के लिए, और तो निश्चित रूप से भारत ये देखेगा कि भाई हमारा इंटरेस्ट भी, भारत का अपना इंटरेस्ट भी इंटैक्ट रहे और शेख हसीना कि अपनी उनकी जान को कोई खतरा नहीं हो और उनको किसी तरीके से उनके साथ इनजस्टिस नहीं हो। कभी उनके वापस जाने की संभावना आप देखते हैं? तो बांग्लादेश जैसे तारिक रहमान को देश छोड़ा था और तारिक रहमान का आने की कोई उम्मीद नहीं थी, वही तो एक तरीके से बहुत अनपॉपुलर थे। मुझे लगता है कि बांग्लादेश की जनता ही अपने आप एक पैसेज क्रिएट करेगी शेख हसीना को, और जैसे तारिक रहमान बांग्लादेश में स्वागत पाए हैं, वैसा ही मुझे लगता है कि आने वाले समय में शेख हसीना भी वहाँ पर स्वागत पाएगी। तो पोस्ट इलेक्शंस बांग्लादेश में आप ये देखते हैं कि भारत बांग्लादेश के संबंधों में बहुत ज़्यादा सुधार आने की उम्मीद नहीं है और भारत को ही बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि साउथ एशिया में अपने रिलेशंस किस तरीके से अपने ईस्टर्न नेबर के साथ बना के चले ताकि ये सिक्योरिटी बैलेंस भी ना बिगड़े। देखिए, एक मुद्दा ये बात पक्का है कि निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा एक समय रहा भारत बांग्लादेश संबंधों के बीच में, और अगर आने वाली सरकार पहली बात तो अपना घर को ठीक से तलाशे, अपने घर को ठीक करे, बेसिकली उसको ऑर्डर में लेके आए, क्योंकि ये बात पक्का है कि कोई भी वहाँ पर डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज होगी। जैसे शेख हसीना ने कुछ निरंकुश पॉलिसीज़ अपनाई, डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज अपनाई, डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट लेके आए, तो वहाँ की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया, उनके खिलाफ खड़ी हो गई। तो अगर ये सरकार, आने वाली सरकार भी अगर इसी तरीके की नीतियों में बढ़ती है जो बांग्लादेश की जनता पर ड्रैकोनियन रूल
रूल्स लेके आती है तो वो बांग्लादेश में ऑर्डर नहीं आएगा, राजनीतिक स्थायित्व नहीं आएगा, और राजनीतिक स्थायित्व नहीं आएगा तो भारत के साथ संबंधों में तो निश्चित रूप से उतार चढ़ाव होंगे। लेकिन अगर स्थायित्व की सरकार वहाँ पे आती है, डेमोक्रेटिक सरकार आती है, तो ये बात मान के चलिए कि कोई भी सरकार भारत के साथ संबंध बनाने का अपॉर्चुनिटी जरूर तलाश करेगी। प्रोफेसर संजय, आपका बहुत धन्यवाद। आपने इतने गंभीर मसले पे इतनी आसानी से प्रकाश डाला जो कि हमारे पाठकों को समझ में आ सके। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।